सो हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 1 जून के लिए, राइट। सो अपन प्रिपेयर करेंगे 294 प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, और अपन क्लियर भी करेंगे, राइट। चलिए, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। आप वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो अपन देखते हैं अपना फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। तो अपना फर्स्ट आर्टिकल कहता है, व्हाट टर्न्ड वेनिस फेमस ग्रैंड कैनाल फ्लोरेसेंट ग्रीन। तो ग्रैंड कैनाल कहाँ पर है अपने को ये पता होना चाहिए, और ये ग्रीन क्यों हो रहा है अपने को ये पता होना चाहिए, राइट। चलिए, तो अपन ये देख लेते हैं। ग्रैंड कैनाल इज अ चैनल इन वेनिस, इटली। इटली में है, ये आपको ध्यान रखना है। इट फॉर्म्स वन ऑफ द मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर्स इन द सिटी, ठीक है। वन एंड ऑफ द कैनाल लीड्स इनटू द लगून। तो इस चीज का आपको बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए। इस ग्रैंड कैनाल के बारे में यूपीसी पूछ देगा कि ग्रैंड कैनाल, और उसके सामने मैच द फॉलोइंग डाल देगा कि कौन सी सिटी में है या कहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, मैं आपके लिए ये मैप पे लेके आया हूँ। यहाँ पे इटली में ग्रैंड कैनाल न्यूज में, राइट। तो अब ये किसी का करेगा, सिर्फ इसी को ना पूछ के कि आसपास की सारी चीजें पूछ लेगा, राइट। तो अपन उन सब चीजों को रिवाइज कर लेंगे जहां से किसी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, तो आज अपन देख लेते हैं कि मेडिटेरियन सी कौन से कंट्रीज को टच करती है, राइट। तो फर्स्ट है लीबिया, सेकंड है ट्यूनीशिया, थर्ड है अल्जीरिया, फोर्थ है मोरक्को, फिफ्थ है स्पेन, सिक्स्थ है फ्रांस, ठीक है, सेवेंथ है इटली, उसके बाद अल्बेनिया, ठीक है, क्रोएशिया, ठीक है, ग्रीस, टर्की, सीरिया, सिप्रस, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट। तो ये सारे की सारी कंट्रीज को क्या टच करती है, मेडिटेरियन सी टच करती है, राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करती हैं मेडिटेरियन सी से, तो उसमें आप आराम से इजीली आंसर आउट कर पाएंगे, क्योंकि यूपीसी कभी भी डायरेक्टली न्यूज हमेशा कम पूछेगा, उसके आसपास की चीजें हमेशा पूछ लेता है, राइट। तो उस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक कहता है, शिंदे ऑर्डर्स प्रोब आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर डिग्रेडरी आर्टिकल्स ऑन सावित्रीबाई फुले। तो अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना, ठीक है। सावित्रीबाई फुले कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले उन्होंने किया, और अपने मेंस एग्जाम या प्रीलिम्स एग्जाम में अपन उनको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 से 10 मार्च 1897, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान नहीं रखना है। 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हु वर्क इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो इन्होंने किससे रिलेटेड वर्क किया था, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड वर्क किया था, आपको ध्यान होना चाहिए, राइट। सो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। बॉर्न इन माली कम्युनिटी, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में बॉर्न हुई थी, लेकिन माली कम्युनिटी को थोड़ा सा आज भी नीचे देखा जाता था, उस टाइम भी नीचे देखा जाता था, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एजेड 92, ठीक है, ये इनकी मैरी हो गई थी। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपल इन इंडिया सोशल एंड एजुकेशनल हिस्ट्री, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा इंट्रो था। अपन देखते हैं इनके वर्क्स क्या क्या थे। सोशल इंडोवर्स, इंडिविजुअल वर्क क्या क्या था इन्होंने। पब्लिश्ड काव्य फुले, ठीक है, एंड भावन कशी शुद्ध रत्नाकर 1892। अगर इनके वर्क से रिलेटेड कुछ आ जाए तो आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए, राइट। स्टार्टेड महिला सेवा मंडल, रेज अवेयरनेस अबाउट वुमेन राइट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, महिला सेवा मंडल स्टार्ट किया था 1852 में, ठीक है, जो क्या करता था, वुमेन राइट्स की अवेयरनेस जनरेट करता था। रोड पोएम गो गेट एजुकेशन फॉर ऑपरेस्ड कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्क इनके वर्क्स हैं, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी पूछे तो आप गलत ना करके हैं। कैरिड फॉरवर्ड द सत्य शोधक समाज आफ्टर ज्योतिबा डेथ 1890। तो ज्योतिबा फुले जो इनके हस्बैंड वो थे, उन्होंने क्या किया था, सत्य शोधक समाज को स्टैब्लिश किया था। तो इनको आगे किसने बढ़ाया, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। विद ज्योतिबा फुले इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड ए गर्ल्स स्कूल फॉर गर्ल्स शूद्रास अति शूद्रास इन पुणे, इंडिया फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन स्टार्टेड बाय इंडियंस। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। ओपनड नेटिव फीमेल स्कूल पुणे, द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ महार्स मंगन्स एंड इन द 1850s। स्टार्टेड भलिटा प्रिंसिंग घिरा होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड इन देयर ओन हाउस। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए कि इनके वर्क्स क्या क्या थे, अकेले इन्होंने क्या क्या वर्क किया, विद ज्योतिबा फुले इन्होंने क्या क्या वर्क किया, राइट। अगर आपको इनके वर्क्स ध्यान है तो आप इनको अपने मेंस के आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप वुमेन एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं, तो अगर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आया कि रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, तो आप उसमें लिखिए ना ज्योतिबा फुले ने क्या क्या किया, ठीक है, 1850s में क्या क्या वर्क हुआ, कौन से
वुमेन्स वर्क कर रही थी, क्या वर्क कर रही थी, जैसे इन्होंने क्या क्या स्टार्ट वर्क की, मंडल खोले, ठीक है, समाज में वर्क किया, ठीक है, उसके बाद जाके इन्होंने कुछ पोएम्स लिखी। तो आप बताएं कि कैसे वो इंस्पायर करती थी उस टाइम के लोगों को, राइट। सो ऐसी चीज़ों को आप यूज़ करें तो आप इजीली अपने आंसर्स को इंक्रीज कर पाएंगे और मार्क्स ले पाएंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अब नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, इज इंडिया यूजिंग द ग्रेफाइन बस। तो मैं आपको ये आर्टिकल इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इस साल भी यूपीएससी ने आयरन, टिटेनियम, ठीक है, अलग अलग मेजर मिनरल्स पे क्वेश्चंस पूछने लग गया है, राइट। मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स, उसके हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन टॉपिक में रहता है। जैसे अपन ने कुछ टाइम देखा था काइनामाइट, पेटामाइट, सिलमनाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन अपन इनसे रिलेटेड थोड़ा पढ़ सकते हैं कि हाँ, अगर उनसे रिलेटेड कोई न्यूज में आए तो अपन देख सकते हैं कि हाँ, इससे रिलेटेड कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपन कैसे आंसर आउट करेंगे, राइट। चलिए तो अपन आज देखते हैं ग्राफीन क्या होता है। ग्राफीन इज ए वन आइटम थिक लेयर ऑफ कार्बन आइटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल लेटर्स, ठीक है। इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्राफाइट, बट ग्राफीन इज अ रिमार्केबल सब्सटेंस इट्स ओन विद अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टनिंग प्रॉपर्टीज। तो इसकी काफी से अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इसको माना जाता है। इट इज द थिनेस्ट एंड द मोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मली कंड्यूसिव मटेरियल इन द वर्ल्ड। तो आप ये देखिए, ये सबसे पतला, ठीक है, इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव मटेरियल है, मतलब सबसे प्रॉपर्टीज इसकी काफी हाई है। वाइल ऑल्सो बीइंग फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट एंड इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिए कितना अच्छा मटेरियल है। अब अपन ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा, वो अब मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा है, ठीक है। ऑफ्टन रेफर्ड टू बी एज अ वंडर मटेरियल फॉर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, could replace indium and thereby bringing down the cost of OLED, ठीक है। जैसे नए नए जो मिनरल्स आप पढ़ रहे हैं ना, उनको पढ़ते जाएं, क्योंकि यूपीएससी भी उससे इंटरेस्ट ले रहा है और वो उससे आने वाले टाइम में क्वेश्चंस पूछते रहेगा, राइट। स्क्रीन से स्मार्टफोन स्टडीज हैव शोन, ठीक है, ये सब मैंने आपको जो बताया कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ग्राफीन हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस फॉर एडिशनल एप्लीकेशंस लाइक एंटी कोलिजन कोटिंग्स इन द पेंट्स, efficient and precise sensors, fast and efficient electronics, flexible displays, efficient solar panels, faster DNA sequencing, drug delivery and more। तो अब आप इसको कहाँ यूज करेंगे? ग्राफीन, GS3, आपका साइंस का मीन्स का टॉपिक कहता है न्यू एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एप्लीकेशंस आ रही हैं, उन सबको आप बताएं। तो अगर डायरेक्टली ग्राफीन के बारे में आ जाए मीन्स में, तो आप सोचिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि इसमें कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हो सकती है, सेंसर्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिस्प्लेज में, सोलर पैनल्स में, फास्टर डीएनए सीक्वेंसिंग में, ड्रग डिलीवरी एंड मोर। तो ऐसे ऐसे काफ़ी एप्लीकेशंस, राइट। अब आप एप्लीकेशंस को सिर्फ इसमें यूज़ नहीं कर सकते, आप इनसे जो भी नई टेक्नोलॉजीज है ना, तो मोस्टली सारी चीज़ें करती हैं, तो आप वो एप्लीकेशन को दूसरी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अपने डायमेंशंस को ओपन रखिए, जितना आप खोल सकते हैं एक टॉपिक को खोलिए, ठीक है। चलिए तो आज अपन थोड़ा ग्राफिन देख लेते हैं। मैकेनिकल 100% स्ट्रॉन्गर देन स्टील, स्टीफर देन डायमंड। देखिए डायमंड से भी स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिकल 60% ऑफ ग्रेटर कंडक्टिविटी देन कॉपर, ठीक है। थर्मल में क्या है, 5x कंडक्टिविटी ऑफ AI, ठीक है। लुब्रिकेटिंग, वेरी लो सरफेस शेयर। अभी ऐसे लुब्रिकेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में, तो आपको कुछ इसके बारे में ध्यान होना चाहिए कि लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज के लिए जाते हैं, राइट। इम्पेरेबल है, वैक्यूम टाइट टू हीलियम गैस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, सिरका एट 98% ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप ऐसे डायग्राम्स भी बना के आ सकते हैं आप मेंस में, राइट। इसको इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे में बना के, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि हाँ, बंदे ने पढ़ा है और उसको पता है इसके बारे में। तो आप ये कुछ पॉइंटर्स याद कर लीजिए और अपने ऐसे डायग्राम्स आप जरूर बनाएं अपने एग्जाम में। चलिए तो अपन कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट वुड गिव हैव अ मेजर फ्लिप फॉर द साइंटिफिक रिसर्च एज वेल एज द स्टेट इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च में भी बढ़ावा देगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ावा देगा, ठीक है। केरला's human resource capital could be effectively exploited by the proposed center, would help Kerala to emerge as a knowledge based economy। तो ये मोस्टली अभी कहाँ फर्स्ट सेंटर खोला गया है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि फर्स्ट सेंटर केरला में ओपन हुआ, राइट। तो यूपीसी आजकल पूछ रहा है लार्जेस्ट फर्स्ट, तो आपको ध्यान होना चाहिए ग्राफीन सेंटर फर्स्ट कहाँ है, केरला, राइट। सो अपन ये देखते हैं कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है क्या, करता क्या है वर्क। An innovation center is a cross-functional plan that creates a safe haven for new ideas, ठीक है। मतलब इनोवेशन सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे नए आइडियाज पे वर्क किया जाता है with opportunities for individual and cross group collaboration, ठीक है, across time zones and continents। It is a place that fosters a culture of innovation through the creation, sharing and testing of ideas।
तो आप इस चीज के बारे में ध्यान रखें, ये सारी चीजें इसके वर्क होते हैं, ये आपको हेल्प करेगा मेंस के आंसर्स लिखने में, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आपका GS3 का मीन्स का टॉपिक है। डायरेक्टली आपको बोलता है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ के आइए। आपके प्रीलिम्स में बोलता है बायोडाइवर्सिटी डायरेक्ट, तो आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में होना चाहिए सब पता होना चाहिए, क्योंकि इस साल काफी स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। मतलब वो बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि हनी बीज और ये सब पहले के PYQs में थे। हनी बी के बारे में पहले भी पूछा गया था, बटरफ्लाइज के बारे में पूछा गया। तो जो कीस्टोन स्पीसीज होती हैं उनके बारे में अपन आज से ध्यान रखेंगे कि आने वाले टाइम अगर प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अपन इजीली उस चीज को आंसर आउट कर पाए, राइट। तो अपन ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। इट रेफर्स टू ऑल द वेराइटीज ऑफ लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन अर्थ। ये क्या बताता है कि जो भी लाइफ, जिसके अंदर भी लाइफ होगी, कोई भी वैरायटी में हो सकता है, उसको अपन बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, फंगी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द कम्युनिटीज दैट दे फॉर्म इन द हैबिटेट्स इन विच दे लिव। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। स्पीसीज, अब अपन टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज देख लेते हैं। अपन ने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसकी अपन ने डेफिनेशन देखी। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे, ऑल द वेराइटीज इन लाइफ as well as to communities that they form in the habitats in which they live। ठीक है, उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी देखते हैं क्या क्या है। स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। तो ये क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड द माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज पाम ट्रीज, एलिफेंट्स और बैक्टीरिया। तो विद इन स्पीसीज मतलब जैसे सेम प्लांट्स के अंदर काफी अलग अलग प्लांट्स होते हैं, राइट, तो अलग अलग स्पीसीज होती है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर काफी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि स्पीसीज के अंदर ही डाइवर्सिटी काफी होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी corresponds to the variety of genes contained in plants, animals, fungi and the microorganisms। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे डील करती है, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं किनके अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट। इट ऑकर्स विद इन अ स्पीसीज एज वेल एज बिटवीन स्पीसीज। तो ये विद इन स्पीसीज होता है और अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी होता है, राइट। जैसे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, फॉर एग्जांपल पॉडल्स, जर्मन शेफर्ड्स एंड द गोल्डन रिट्रीवर्स आर ऑल डॉग्स बट दे ऑल लुक डिफरेंट। तो देखिए ये सब के सब डॉग्स हैं, लेकिन ये सब क्या होते हैं, ये सब अलग दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीसीज सेम है, लाइक एनिमल है, डॉग है, लेकिन डाइवर्सिटी है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए किस किस लेवल पे अपन डाइवर्सिटी देख सकते हैं। अपन डाइवर्सिटी देख सकते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बताई मैंने आपको। तो चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, इको refers to the all different habitats or places that exist like tropical or temperate forest, hot or cold desert, wetlands, rivers, mountain, coral reefs. Each ecosystem corresponds to a series of complex relationships between biotic living components such as plants, animals, components which include sunlight, air, water, minerals, nutrients. तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं कि प्लेस डिपेंड करती है मोस्टली कि वो बायोडाइवर्सिटी कहाँ फाउंड की जा रही है, राइट, उसका इकोसिस्टम कहाँ बनता है और किससे मिलके बनता है, लाइक हम अबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। चलिए, तो अपन ने टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा, अपन ये देखते हैं कि चलिए बायोडाइवर्सिटी है माना, लेकिन इसको रेगुलेट कौन कर रहा है अपने यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है नेशनल लेवल पे, 2003 में स्टैब्लिश की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू इम्प्लीमेंट इंडिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, राइट। It is a statutory body that performs facilitative, regulatory and advisory function of the government। कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, facilitative, regulatory, advisory function, right, for the government of India in the issue of the conservation and sustainable use of biological resources। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। The NBA has headquarters कहाँ, चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया, राइट। हेडक्वार्टर्स आजकल EPC पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे, वो गलत कर देगा, इसको बोल देगा असम में है, आपको ध्यान रखना है, नहीं, चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया, राइट। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है।
स्टैट्यूटरी बॉडी ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर्स ध्यान रखेंगे। आजकल पूछ रहा है किसके लिए बनाई गई थी, टू इम्प्लीमेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, क्या फंक्शन करती है, फैसिलिटेटिव, रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इस चीज का, ये चारों चीजों को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स क्या होते हैं अपन ये देखते हैं। The SSBs are established by the state government in accordance with the section 22 of the act। कौन सा एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। स्ट्रक्चर क्या है, द स्टेट बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, मतलब कि चेयरमैन एंड ऑल, वो आप देख सकते हैं। इतना कुछ इंपॉर्टेंट, इतना स्टेप में नहीं जाएगा यूपीसी। ठीक है, नोट क्या है, देयर आर नो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स कंस्टिट्यूटेड फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए कोई बायोडाइवर्सिटी बोर्ड नहीं है, स्टेट्स के लिए है, नेशनल के लिए है। लेकिन यूटी को कौन संभालेगा फिर, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी एक्सरसाइजेस द पावर्स इन द परफॉर्मेंस द फंक्शंस ऑफ द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स फॉर द यूटीज। ठीक है, तो कौन फंक्शन संभालता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी संभालती है, परफॉर्म करती है फंक्शंस इससे रिलेटेड, अगर यूटी से रिलेटेड कोई काम है तो, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या होता है। ठीक है, कुछ क्रिटिसिज्म है तो वो देख लेते हैं। उसके बाद अपन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंसेस देख लेंगे। तो इनसे रिलेटेड अगर अपने मेंस में कोई क्वेश्चन बनेगा तो अपन उसको इजीली आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो अपन फर्स्ट पॉइंट कहता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, राइट। और आप इस चीज का ध्यान देखें, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपन क्यों फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स फॉलो कर रहे थे इसको, राइट। तो इजी टू फॉलो भी था, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, राइट। प्रिवेंट डिस्पोटिज्म, मतलब सेल्फ रूल नहीं आ जाता है ज्यादातर। वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि काफी लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं इन फैक्ट ऑफ प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट में काफी कम रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कई बार। ठीक है, तो अपन क्रिटिसिज्म्स देखते हैं। सॉरी गाइस, क्रिटिसिज्म क्या क्या है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल बिकम ओवरली पावरफुल, इग्नोरेंट, मोर प्रोन टू मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कई बार पावरफुल हो जाते हैं, कई बार एरोगेंट हो जाते हैं, मोर प्रोन हो जाते हैं, मिसयूज ऑफ पावर होने लग जाती है, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कई बार हो सकता है ऐसा। गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी, तो गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब, राइट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ठीक से फॉलो नहीं होगी तो उनको रिमूव भी किया जा सकता है, राइट। तो उस चीज के बारे में आप ध्यान रखें। ओवरबर्डनिंग कैबिनेट मेंबर्स विद डबल फंक्शंस, तो कई बार कैबिनेट मेंबर्स को डबल फंक्शंस दे दिया जाता है, मतलब कि वो ये सेक्रेटरीट भी संभाल रहे हैं, दूसरा भी संभाल रहे हैं, राइट। तो काफी ओवरबर्डन इसमें होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं और ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं जो आप अपने मीन्स के आंसर में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल मतलब कि थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करी है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल होते हैं, ठीक है, रियल होते हैं। नॉमिनल कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। रियल कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट पे, राइट। आर्टिकल 74 75 पार्लियामेंट्री सिस्टम पे डील करता है, कहाँ पे, यूनियन लेवल पे। आर्टिकल 163 164 किससे डील करता है, स्टेट से रिलेटेड। आर्टिकल्स आप यूज कर सकते हैं आपके मीन्स के आंसर में जब भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, राइट। इस चीज का ध्यान रखें। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, यहाँ पे कितने थे, दो थे। इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट भी और गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट ही होता है। यहाँ पे अलग था, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हो गए, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर हिज पॉलिसीज एंड एक्ट्स। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अपन ने क्या देखा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल है, राइट। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टर्म्स ऑफ ऑफिस। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इंटरलिंक्ड होते हैं यहाँ पे सेपरेटली फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं, यहाँ पर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। यहाँ पे मतलब कि इनडायरेक्टली, मतलब कि जो एमएलए एमपी ये सब होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, दो पार्ट्स में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपन ने देखा, लेड बाय द प्रेसिडेंट।
प्राइम मिनिस्टर इज एबल टू डिसॉल्व द लोअर हाउस, द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर टेन्योर्स डिपेंड अपॉन मेजॉरिटी सपोर्ट इन द पार्लियामेंट, दस इट इज नॉट फिक्स्ड टेन्योर फॉर प्रेसिडेंट। तो इस चीज का आप डिफरेंस का ध्यान रखें। नो क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर, द प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ स्ट्रिक्टली फिक्स्ड। अपने यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर पार्टी डिसिप्लिन इज कंपेरेटिवली लेस। ठीक है, कहाँ कहाँ फॉलो होता है इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, इसका एग्जांपल देखने जाए तो कोस्टा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो इजीली आप उन चीजों को आंसर आउट कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए अपने पास इतने एडिटोरियल्स थे, राइट। आपको क्या लगा, कैसा समझ आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अपन रोज मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।